हेलो माय डियर स्टूडेंट, सृष्टि क्लासेज में आपका स्वागत है। हमें आशा है कि आप अपने बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और यही मेरा उम्मीद भी है कि आप अपना तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। और दिन पर दिन आपके समय भी कम आते जा रहे हैं। 24 फरवरी से आपका परीक्षा डेट है, तो उसको देखते हुए आप परीक्षा की तैयारी कीजिए। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छे इस बार पेपर आएंगे और उसके लिए मैं आज कक्षा 10 के रसायन विज्ञान, जिसका नाम है अम्ल क्षार एवं लवण या अम्ल क्षारक एवं लवण, ये हम आप चैप्टर की बात करेंगे, जिसमें आज हम लोग अम्ल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अम्ल की बात करेंगे। तो अम्ल जो है क्या होते हैं, अम्ल कैसे बने हैं, अम्ल क्षार कैसे प्राप्त किए गए हैं और अम्ल क्षार से कैसे लवण प्राप्त किए जाते हैं, यह आपको इस चैप्टर में पूरे ही बहुत ही अच्छे ढंग से समझा करके आपको बताए जाएंगे कि फिर दोबारा आपको कोई भी देखना न पड़े। तो अम्ल क्षार और लवण, अम्ल क्षार और लवण से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं और परीक्षा में उसी के दृष्टि के अनुसार ये आपको बताए जा रहे हैं। देखिए, हम बात करेंगे अम्ल की। अम्ल क्या होते हैं? कहा जाता है कि सभी रसायन यौगिकों को उनके गुणों के आधार पर, सभी रासायनिक यौगिकों को उनके गुणों के आधार पर अम्ल क्षार और लवण के रूप में बांटा गया है। जैसे कहा जाता है कि सभी रसायन हैं, सभी रासायनिक पदार्थ रखे गए हैं, जैसे रासायनिक यौगिक आपको रखे गए हैं और उनके जैसे जैसे गुण प्राप्त होते गए हैं वैसे वैसे उनको वर्गीकृत किया गया है कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है, कौन सा लवण है। इनकी स्थिति पर इनको बांटा गया था। फिर कहा गया है कि उनमें कुछ विशिष्ट गुण वाले होते हैं, उनमें कुछ क्या है, विशिष्ट गुण वाले होते हैं जो एक दूसरे से अलग होते हैं, जो एक दूसरे से क्या है, अलग है। जैसे अम्ल है, क्षार से अलग है, लवण है, दोनों से अलग है। इसी के आधार पर इनके विशिष्ट गुण के आधार पर रखा गया है, जिसको कहा गया था अम्ल क्षार और लवण। इनके रासायनिक क्रियाओं के आधार पर बांटा गया है, इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। फिर इसमें कहा जा रहा है कि कुछ यानी कि जंतुओं तथा मनुष्यों में अधिकांश पाचक रसों में अम्ल होते हैं। जैसे कोई भी जीव जंतु है, चाहे मनुष्य है, कोई भी भोजन करता है, जब तक उसके शरीर में अम्ल नहीं रहेगा, यानी कि अम्ल का निर्माण नहीं होगा, तो कोई भी भोजन आसानी रूप से वह पाचन नहीं कर सकता है। जब तक उसके और आवश्यकता से अधिक जो है उसके अम्ल प्राप्त होने लगेंगे, तो वह विशिष्ट प्रकार का वो रोग ग्रसित हो जाता है। फिर इसी तरह से भोजन का खट्टा या कड़वा स्वाद में उपस्थित, भोजन का खट्टा कड़वा स्वाद में उपस्थित अम्ल या क्षार के कारण होते हैं। कोई भी भोजन या खट्टा या कड़वा का स्वाद देता है तो उनमें उपस्थित क्या होते हैं, अम्ल होंगे या तो क्षार होंगे। खट्टा अम्ल होता है, कड़वा क्षार होता है। दोनों की उपस्थिति जिसमें रहेंगी तो वो क्या करेंगे, वह भोजन को कहेंगे कि इसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा है या तो क्षार की मात्रा ज्यादा है। अम्ल की मात्रा ज्यादा रहेगी तो खट्टा लगेगा और कड़वा यानी जिसमें कड़वा की मात्रा रहेगी वो क्या रहेगा, क्षार रहेगा। इसी के आधार पर आज हम लोग बात करेंगे अम्ल की। अम्ल की उत्पत्ति कैसे हुई है? अम्ल की उत्पत्ति एसिड्स से हुई है। अम्ल की उत्पत्ति किससे हुई है? एसिड से हुई है। एसिड क्या है? एसिड का अर्थ होता है खट्टा। एसिड का अर्थ क्या होता है? खट्टा। जो खट्टा होता है उसी को कहा गया है अम्ल। उसी को क्या कहा गया है? अम्ल कहा गया है। तो अम्ल, अब देखिए, अब यहीं से परिभाषा बनेगा आपके अम्ल का। परिभाषा यहीं से बनता है। कहा जाता है कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं जिसे हम अम्ल कहते हैं। जो भोज्य पदार्थ जो खट्टा होता है उसे ही क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। और उसी को अम्ल को कैसे आप रसायन विज्ञान के
के सिद्धांत पर कैसे प्राप्त करेंगे कि ये अम्ल ही है। तो उसको अम्ल को प्राप्त करने के लिए आपको एक आर्हेनियस नाम का एक वैज्ञानिक था, उसी को सभी पदार्थों को जल में वियोजित कर देता है, यानी कि घोल देता है। जब घोलने के बाद वह उसमें से विस्थापित हो जाता है या वो जो है वियोजित हो जाता है, तो उसमें से हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। उसी को कह दिया गया क्या है, अम्ल है। किसने कहा, आर्हेनियस ने कहा था। उसी के सिद्धांत पर अब दिमाग में एकदम रख लीजिए कि कोई भी जहां पर हाइड्रोजन विस्थापित होगा तो समझिए क्या है, अम्ल है। जहां पर हाइड्रोजन विस्थापित होगा तो क्या है, अम्ल है। ठीक है, अब उसी के आधार पर आज हम लोग बात करेंगे अम्ल, क्षार एवं लवण में। आज पहले टॉपिक की उसमें बात होगी अम्ल पर। अम्ल क्या होते हैं, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, अम्ल की अभिक्रिया कैसे होती है, किसके किसके साथ में अभिक्रिया की जाती है, और अम्लों के भौतिक गुण पढ़ेंगे, अम्लों के उपयोग पढ़ेंगे और अम्ल के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। तो इनके आधार पर आज हम लोग बात करेंगे। देखिए कहा जा रहा है कि अम्ल, अम्ल की बात करेंगे। कहा जा रहा है कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं जिसे अम्ल कहते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे अम्ल कहते हैं। पदार्थ को उनके स्वाद तथा लिटमस पेपर के प्रभाव के आधार पर, लिटमस पेपर के प्रभाव के आधार पर, यानी कि जैसे जैसे लिटमस पेपर हमारी प्रभावित होती जाएगी वैसे वैसे वह क्या किया गया, अम्ल और क्षार के लवण, अम्ल और क्षार में वियोजित होते गए, अम्ल और क्षार में वियोजित होते गए। तो कहा गया स्वाद तथा लिटमस पेपर के प्रभाव के आधार पर अम्ल की क्षारकों में वर्गीकृत किया गया। जब तक लिटमस पेपर जो होता है, लिटमस पेपर को क्या है, प्रभावित करता है, अम्ल क्या करेगा, प्रभावित करेगा। कहता है कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, उसे ही क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है उसे ही क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तो अब देखिए यहां पर वही चीज कहा गया है, जो स्वाद में खट्टे होते हैं जिसे अम्ल कहते हैं, पदार्थ को उनके स्वाद तथा लिटमस पेपर के प्रभाव के आधार पर अम्ल व क्षारकों में वर्गीकृत किया गया है। अब कह दिया गया है कि जिसका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है उसे अम्ल कहते हैं, जिसे अम्ल कहते हैं। क्या, जो स्वाद में खट्टा होता है तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है उसे ही अम्ल कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। एकदम परिभाषा एकदम सटीक याद कीजिए। जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं उसे अम्ल कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। अब उसी के आधार पर कहा गया है, आर्हेनियस नाम का वैज्ञानिक, जैसे मैंने शुरू में कहा कि आर्हेनियस के सिद्धांत के आधार पर, यानी कि आर्हेनियस का सिद्धांत क्या है, जैसे पूछ देता है कि आर्हेनियस के सिद्धांत के आधार पर अम्ल का वर्गीकृत कीजिए। आर्हेनियस के सिद्धांत के आधार पर अम्ल का वर्गीकृत कीजिए। तो आर्हेनियस के सिद्धांत में दिमाग में दम रखे रहिएगा कि हमेशा हाइड्रोजन को क्या करती है, वियोजित करती है। हाइड्रोजन आयन वियोजित हो जाता है, उसके अतिरिक्त कोई भी हाइड्रोजन धनायन नहीं होता है, उसे ही अम्ल कहते हैं। ये किसने कहा, आर्हेनियस ने कहा था। किसने कहा, आर्हेनियस ने कहा था। क्या कहा था आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार, कहा गया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा अतिरिक्त कोई धनायन नहीं देते हैं उसे अम्ल कहते हैं, उसे ही क्या कहेंगे, अम्ल कहते हैं। जैसे कह दिया गया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन यानी कि H पर धनायन देते हैं तथा अतिरिक्त कोई धनायन नहीं देते हैं, अम्ल कहते हैं। अम्लों में हाइड्रोजन की उपस्थिति होती है, अम्लों में किसकी उपस्थिति होती है, हाइड्रोजन की उपस्थिति होती है। अम्लों में हाइड्रोजन की उपस्थिति होती है। एकदम ये चीज कौन कहा था, आर्हेनियस ने कहा था। और आर्हेनियस के आधार पर ही आप निकालेंगे इसका पीएच मान, और आर्हेनियस के आधार पर क्षार का OH पर ही निकलता है पीएच मान।
दोनों का आधार पर पीएच मान परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अम्ल आर्हेनियस आपके बोर्ड परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा आर्हेनियस को याद रखिएगा। आर्हेनियस परीक्षा में पूछता है। फिर कह दिया गया कि अम्ल की प्रकार, टाइप ऑफ एसिड्स, यानी कि अम्ल के प्रकार कितने होते हैं? अम्ल के प्रकार दो होते हैं, एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। जिसकी हम बात करेंगे प्रबल अम्ल, जिसको कहा जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है। जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित होते हैं, जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित होते हैं, उसे ही प्रबल अम्ल कहा जाता है। जो खनिज एवं खनिज से प्राप्त होते हैं, यानी कि खनिज से प्राप्त होंगे। ये इससे प्राप्त होंगे, खनिज से प्राप्त होते हैं। जैसे में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ये सब क्या है? आयनित रूप में ये पूर्णतया क्या होती हैं? वियोजित हो जाती हैं। जब इसके साथ में जब हम तोड़ेंगे इसको उत्क्रमणीय विधि के आधार पर, तो ये क्या होते हैं? आयनित हो जाते हैं। तो यहाँ पर H2SO4 को हम उत्क्रमणीय विधि से हम तोड़े हैं, यानी कि अब इधर आयनित होता है तो इसको हम तोड़ के बनाएंगे तो मिला करके तो यह बनेगा, फिर ये आयनित रूप में टूट जाता है। तो यहां से हम तोड़ेंगे तो H धनायन और SO4 का आयन हो जाता है, यानी 2 ऋणायन हो जाता है। अब इसको तोड़ा जाएगा तो इसकी संयोजकता के आधार पर तोड़ी जाती है। आपको कक्षा 9 में आपने संयोजकता पढ़ी है। आपकी कक्षा 9 का संयोजकता, परमाणु संरचना में संयोजकता चैप्टर है। उस संयोजकता चैप्टर को आपको एकदम बढ़िया से पढ़े रहेंगे, तब आप कक्षा 10 की केमिस्ट्री बढ़िया से पढ़ पाएंगे। हमेशा बात करेगा किसकी? संयोजकता की। संयोजकता की बात करेगा तो उसमें एक रासायनिक सूत्र का निगमन है, तो रासायनिक सूत्र का भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर रिएक्शन समझ में आता है। तो अब यहां से हो गया। फिर HCl को तोड़ेंगे, H धनायन, Cl पे आयन, यानी कि इसमें धनायन और ऋणायन के रूप में टूटते हैं। आयन क्या होते हैं? धनायन और ऋणायन के रूप में टूटते हैं। तो अब इसके आधार पर ये टूट गया। अब फिर कह रहा है कि दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? वीक एसिड्स किसे कहते हैं? वीक एसिड्स किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है जो अम्ल में पूर्णतया आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा HCN, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड, एसिटिक अम्ल जिसको हम सिरका बोलते हैं, फिर HCOOH मेथेनोइक एसिड हो जाएगा। ये क्या है? ये सभी जल में पूर्ण रूप से यह वियोजित नहीं होते हैं या आयनित नहीं होते हैं, पूर्ण रूप से आयनित नहीं हो गए, उसे ही कहा जाता है क्या? दुर्बल अम्ल कहा जाता है। तो अब HCN को तोड़े, हाइड्रोजन का संयोजकता एक हो जाएगा तो एक धनायन हो जाएगा। CN हमारे क्या है? ऋणायनित रूप में है, तो यह टूट जाएगा। और टूटेगा तो यह पूर्ण रूप से यह वियोजित नहीं होता है, पूर्ण रूप से टूटता नहीं है, लेकिन इसको इस रूप में रखा जाता है, जिसे ही कहते हैं क्या? हम कहते हैं इसको दुर्बल अम्ल। समझ में आ गया अम्ल क्या है? अब इतना ये हो गया आपका अम्ल। जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे अम्ल कहते हैं, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है उसे अम्ल कहते हैं। हो जाएगा। और आर्हेनियस के सिद्धांत के आधार पर कहा गया था कि जब अम्ल में हमेशा हाइड्रोजन क्या होते हैं? उपस्थिति होती है। अम्लों में हाइड्रोजन की उपस्थिति होती है। हो गया। फिर यहीं पर तुरंत कह देंगे कि अम्लों के प्रकार, अम्लों के कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल जल में हमेशा क्या होते हैं? पूर्ण रूप से आयनित और वियोजित होते हैं, जिसमें HCl H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल ये हो जाएंगे। दुर्बल अम्ल में हो जाता है जो जल में पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, उसे कहते हैं दुर्बल अम्ल। जो क्या हो जाएंगे? आपका हाइड्रोजन साइनाइड हो जाएंगे, एसिटिक अम्ल हो जाएंगे, ठीक है, और क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। आयनित रूप में टूटेंगे लेकिन पूर्ण रूप से नहीं टूटते हैं।
फिर इसके बाद हम बात करेंगे अम्लों के जलीय विलयन में आपेक्षिक प्रबलता, यानी कि कहा जाता है कि अम्लों में सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है, सबसे कम प्रबल अम्ल कौन सा है। ये आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं 1 नंबर में। तो 1 नंबर के लिए हमेशा देखिए, अब कह रहा है कि HCl, H हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन साइनाइड, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, कार्बनिक एसिड, हाइड्रोसाइनाइड। ठीक है, ये क्या है, अब यह इज ग्रेटर देन के रूप में यह टूटा बना हुआ है, सबसे प्रबल में हो जाएगा, सबसे कम में हो जाएगा। तो अब यह अम्लों के जलीय विलयन के आपेक्षिक प्रबल क्रम है, यानी कि जलीय विलयन में कौन पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएगा, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। फिर उसके बाद हाइड्रोजन साइनाइड यानी कि साइनाइड हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, फिर इसके बाद एसिटिक अम्ल हो जाएगा, फिर इसके बाद कार्बनिक एसिड हो जाएगा, फिर इसके बाद हाइड्रोजन साइनाइड हो जाएगा। यह जल में वियोजित के क्रम के आधार पर है, यानी कि सबसे अधिक जल में कौन वियोजित होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। जैसे हमारे शरीर के अंदर कौन से अम्ल पाए जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं, जिससे हमारे भोजन को स्वतंत्र रूप से यानी कि आसानी रूप से पाचन क्रिया करता है। जब तक ये वियोजित नहीं होगा या जल में वियोजित नहीं रहता तो आपके शरीर में भी क्या होता, नहीं पचता भोजन, तो आप भोजन क्या करते, सही रूप से पाचन नहीं होता। फिर इसके बाद हम बात करेंगे हाइड्रोजन आयन की बात करेंगे, या हम बात करेंगे हाइड्रोनियन आयन की बात करेंगे कि हाइड्रोनियन आयन होता क्या है। हाइड्रोनियन आयन, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग, या शार्ट स्क्रीन के लिए शार्ट स्क्रीन कर लीजिए। अब देखिए हम लोग बात करेंगे इसमें हाइड्रोजनियन आयन के। हाइड्रोजनियन आयन होते क्या है, हाइड्रोजनियन आयन का फार्मूला क्या होता है, H3O होता है। क्या होता है, हाइड्रोजनियन आयन का H3O होता है। इसके साथ में कहा जाता है कि यदि हाइड्रोजन को जल के साथ हम वियोजित कर देते हैं तो वह प्राप्त हो जाता है, हाइड्रोजनियन आयन मिल जाता है। तो हाइड्रोजन आयन में कैसे प्राप्त किए जाएंगे, हो गया। देखिए हाइड्रोजनियन आयन की बात किया गया है। आयन, या इसको कहते हैं हाइड्रोजनी आयन। आयन कहा जाता है। यह कहा जाता है कि हाइड्रोजन आयन आकृति में बहुत छोटे होते हैं। हाइड्रोजन आयन आकृति में क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। छोटे के आकार तथा उच्च आवेश घनत्व के कारण यह जल के अणु के साथ जुड़कर जलयोजित हो जाते हैं और आयन का निर्माण करने लगते हैं। और किसका, आयन का निर्माण करने लगते हैं, उसे ही कहा जाता है हाइड्रोनियन आयन कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, हाइड्रोनियन आयन कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसमें हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम, इसको हाइड्रोनियम लिखिएगा, हाइड्रोनियम आयन ऐसे लिखिएगा, हाइड्रोनियम आयन। ये पूर्ण रूप से शुद्ध रूप है। कहीं कहीं हाइड्रोजनी आयन कहा जाता है, कहीं कहीं हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है। ठीक है, कहीं कहीं हाइड्रोनियन आयन कहा जाता है। तो पूर्ण रूप से यही स्वच्छ मिलता है। तो अब देखिए यह क्या है, इसकी आकृति बहुत छोटा होता है। यह जल में आकृति, इसके घनत्व के आधार पर यह जल में वियोजित हो जाता है। ठीक है, और जब वियोजित हो जाता है तो जल योजित के कारण और उसके साथ जुड़कर क्या हो जाता है, जल के साथ में जुड़ करके, यानी कि हाइड्रोजन जो है किसके साथ में, जल के साथ में जुड़ करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। किसके साथ में, हाइड्रोनियम आयन, यानी कि हाइड्रोजन आयन के साथ में जल में मिल करके क्या बनाता है, कहता है कि H3O पर धनायन यही बनता है। इसी को कहते हैं हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं।
इसी को क्या कहेंगे, हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है। हो गया, नोट कर लीजिए। हो गया। देखिए अब हम लोग बात करेंगे यहां पर अम्लों के गुण। यहां पर बात किया जाएगा, इसको मिटा देते हैं। अम्लों के भौतिक गुण और अम्लों के रासायनिक गुण। अम्लों के भौतिक गुण, अम्लों के रासायनिक गुण की बात किया जाएगा कि अम्लों के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं, अम्लों के रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं। अब इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए अम्लों के भौतिक गुण क्या हो जाएंगे, अम्लों के भौतिक गुण, अम्लों के भौतिक गुण, अम्लों के भौतिक गुण, अम्लों के भौतिक गुण, अम्लों के भौतिक गुण। अब अम्लों के भौतिक गुण में इसके भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। इसकी क्या है, इसके भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। अब कहा गया है कि भौतिक गुण में क्या क्या होते हैं। अब इसके भौतिक गुण पढ़ेंगे। कहा जा रहा है कि भौतिक गुण में कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, लाल कर देता है। फिर कह रहा है कि अम्ल चमड़ी को जला देता है, अम्ल चमड़ी को जला देता है, अम्ल चमड़ी को जला देता है। फिर कह रहा है कि अम्ल पानी में घुलनशील है, अम्ल पानी में घुलनशील है, अम्ल पानी में घुलनशील है, घुलनशील है। मार्कर का इंक कम हो गया, इसमें भी 2 बूंद डाल दे, 2 बूंद जिंदगी के लिए। ये भी क्या है, ये भी एक पदार्थ है जो यह इसका स्वाद कैसा है, खट्टा है, कड़वा है। तो इसमें भी किस प्रकार के अम्ल पाए, इसमें किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें जो है आपके क्षार और अम्ल दोनों पदार्थ पाए जाते हैं। इसका स्वाद बहुत ही घटिया किस्म का रहता है और इसकी सुगंध जानते ही हैं, सड़ी की तरह होता है। तो अम्ल पानी में क्या है, घुलनशील है। फिर कहा जाता है कि अम्ल में गंध होती है, अम्ल में गंध होती है, अम्ल में गंध होती है, अम्ल में गंध होती है। फिर कहा जा रहा है कि अम्ल में गंध होती है, इसमें जो है अम्ल चिपचिपे होते हैं। कैसे होते हैं, अम्ल चिपचिपे होते हैं, अम्ल चिपचिपे होते हैं, अम्ल चिपचिपे होते हैं। हो गया, अम्ल कैसे होते हैं, अम्ल चिपचिपे होते हैं। खनिज अम्ल रंगहीन होते हैं, खनिज अम्ल, खनिज अम्ल रंगहीन होते हैं, रंगहीन होते हैं। फिर इसके बाद है जबकि कार्बनिक अम्ल सफेद होते हैं। यहीं पर क्या लिखेंगे, जबकि कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल सफेद होते हैं, सफेद होते हैं। हो जाएगा, कार्बनिक अम्ल कैसे होते हैं, सफेद होते हैं। अम्लों का पीएच मान, अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है। 7 से कैसा होता है,
कम होता है। फिर इसके बाद कहा गया है कि अम्ल विद्युत के कुचालक होते हैं। अम्ल क्या हो जाएंगे? अम्ल विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं। अम्ल विद्युत के कैसे होते हैं? कुचालक होते हैं। ये है अम्ल की क्या? भौतिक गुण। ये क्या है? अम्ल के भौतिक गुण है। अब अम्ल के भौतिक गुण में कहा जा रहा है कि अम्ल की ये प्रकृति को निर्धारित किया गया है। अम्ल की ये प्रकृति को, भौतिक गुण को बताया गया है कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल चमड़ी को जला देता है। अम्ल पानी में घुलनशील है। अम्ल गंध होती है। अम्ल चिपचिपे होते हैं। अम्ल जल रंगहीन होते हैं, जबकि कार्बनिक अम्ल सफेद होते हैं। अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल विद्युत के कुचालक होते हैं। अम्ल क्या है? विद्युत के कुचालक होते हैं। अब ये हो गया आपका अम्लों के भौतिक गुण। नोट कर लीजिए, जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन कीजिए, फिर आगे बढ़े। फिर इसके बाद जो है अब देखा जाएगा। अब आपको हमारी क्लास बहुत अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। और इसी तरह से आपको केमिस्ट्री के अच्छे अच्छे आपको बोर्ड पर नोट्स भी मिलेंगे। अगर नोट्स भी चाहिए तो हमारे चैनल यानी कि कमेंट कर दीजिए, उस पर मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगा और आप अपना नंबर डाल दीजिए, उस पर मैं आपको पीडीएफ सेंड करता रहूंगा। ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर अब बात किया जाएगा रासायनिक गुण की। अब अम्लों का हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण। अम्लों के रासायनिक गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अम्लों के रासायनिक गुण क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अम्लों के रासायनिक गुण में आज हम बात करेंगे। अब देखिए, अम्लों के रासायनिक गुण, मिटा दें इसको। अम्लों के रासायनिक गुण, अम्लों के रासायनिक गुण, अम्लों के रासायनिक, अम्लों के रासायनिक गुण। अब देखिए, ये अम्लों के रासायनिक गुण होते कैसे हैं? आपको अम्लों के गुण, आपको इसमें कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आप लोग को 3 ही प्रकार के पढ़ने हैं। देखिए, पहला पढ़ना है धातुओं से अम्ल की अभिक्रिया। दूसरा पढ़ना है धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के अम्ल से अभिक्रिया, और धातु ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया। ये तीनों में हम लोग को पढ़ने हैं। अब किसके आधार पर हर किसी में किसके साथ? धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया। धातु के साथ किसके साथ अभिक्रिया? अम्ल की अभिक्रिया। किसी में हाइड्रोजन विस्थापित होगा, किसी में कार्बन डाइऑक्साइड और जल विस्थापित होगा, किसी में जल विस्थापित होगा। यही पढ़ना है। अब कितने प्रकार में पढ़ने हैं इसको? इसको पढ़ने हैं 3 प्रकार में। पहला पढ़ना है धातुओं का अम्ल से अभिक्रिया। धातुओं का अम्ल से अभिक्रिया, अम्ल से अभिक्रिया। फिर इसमें पढ़ना इसमें धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट एवं चाहे तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट का अम्ल से अभिक्रिया, अम्ल से अभिक्रिया। और तीसरा पढ़ेंगे हम धातु ऑक्साइड से केस, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड का अम्ल से अभिक्रिया। अभिक्रिया ये हमें पढ़ना है। ठीक है। इसमें कह रहा है कि इसमें
हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और H2O और इसमें H2O बाहर निकलेगा। बस इतना। और सब में क्या प्राप्त होंगे? लवण प्राप्त होंगे। सब में क्या हो जाएंगे? लवण प्राप्त होते हैं। धातु का अम्ल से अभिक्रिया में हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा, लवण बनाएगा इसके साथ में। फिर धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट का अम्ल के साथ अभिक्रिया, तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएंगे, लवण बनाएंगे। फिर इसके साथ में धातु ऑक्साइड का अम्ल के साथ अभिक्रिया में लवण और जल दोनों प्राप्त होते हैं। तो यह हमें तीनों पढ़ने हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे पहला, इसमें धातु का अम्ल से अभिक्रिया। पहला किसका बात करेंगे? धातु का अम्ल से अभिक्रिया, अम्ल से अभिक्रिया। अब इसके साथ में हम बात करेंगे धातु का अम्ल से अभिक्रिया। कहता है कि यदि धातु के साथ यदि हम अम्ल की अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा हाइड्रोजन प्राप्त होते हैं, लवण तथा हाइड्रोजन प्राप्त होते हैं। धातु से अम्ल की अभिक्रिया करने पर, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया करने पर, अम्ल की अभिक्रिया करने पर, अभिक्रिया करने पर, अभिक्रिया करने पर लवण तथा हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, चाहे बनती है, बनती है। अब यानी कि धातु के साथ किसका? अम्ल की अभिक्रिया। धातु के साथ किसकी? अम्ल की अभिक्रिया। अब धातु है यानी कि फार्मूला बना लेंगे, धातु प्लस अम्ल के साथ में हमें अभिक्रिया कराए हैं तो यह प्राप्त हुआ है लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रही है। यह आपका ये क्या है? ये फार्मूला है। क्या हो गया? फार्मूला हो गया। ये धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इसका कहते हैं धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया करने पर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। अब लवण तथा हाइड्रोजन, धातु क्या है लीना करे रब से फरियाद, है लीना करे रब से फरियाद। ये क्या है? आपके ये धातु के फर्स्ट यानी कि मेंडली पावर सारणी के एस ब्लॉक के फर्स्ट रो जो दिया है हाइड्रोजन को छोड़ करके, ये सब क्या है? आपके धातु हैं। तो धातु हैं तो धातु के रूप में हम क्या रखेंगे? सोडियम को रखेंगे, मैग्नीशियम को रखेंगे, कैल्शियम को रखेंगे, फेरस को रखेंगे और किसको रख सकते हैं? जिंक को रख सकते हैं, जेडियन जिंक को। मान लीजिए कि इतना हमारे पास ये धातु दिया है, इसके साथ में हम अम्ल की अभिक्रिया करेंगे, चाहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, सल्फ्यूरिक अम्ल की, नाइट्रिक अम्ल की, किसी भी अम्ल की आप उसके साथ में अभिक्रिया कीजिए, वह प्राप्त होंगे लवण और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। तो अब इसके साथ में मान लीजिए हमारे साथ सोडियम है तो Na दिया है, Na के साथ हम HCl की अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन को क्लोरीन के, हाइड्रोजन के किसके साथ में? हम इसकी क्रियाशीलता, हाइड्रोजन की क्रियाशीलता में सोडियम की क्रियाशीलता को देखेंगे कि उससे अधिक है कि कम है, उससे अधिक है, उससे अधिक के रूप में देखा जाता है कि कैसे होता है। अब देखिए क्रियाशीलता के आधार पर इसको बांटना है, कहा जाता है कि क्रियाशीलता। अब क्रियाशीलता के आधार पर हमें इसे बांटना है तो क्रियाशीलता के रूप देखा जाएगा किसके साथ में? हाइड्रोजन का सोडियम की क्रियाशीलता देखनी है कि हाइड्रोजन के प्रति सोडियम की क्रियाशीलता कितनी है। तो हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता अधिक है किसकी? सोडियम की। जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, टीन और लेड, ये क्या है? हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील वाले हैं। अधिक क्रियाशील रहेंगे हाइड्रोजन से तो उसका अभिक्रिया होगा। अगर उससे कम रहेगा क्रियाशीलता वाला तो उसके हाइड्रोजन के प्रति उसके साथ में कोई रिएक्शन नहीं बन सकता है। जैसे में आपको Hg दे दिया, गोल्ड दे दिया,
यस आपको कॉपर दे दिया, इसके तो उसके साथ में अभिक्रिया नहीं बनता। हम आगे बताएंगे आप लोग को कैसे नहीं बनेगा। अब देखिए यहाँ पर सोडियम है, अब इसकी क्रियाशीलता अधिक है तो यह क्लोरीन इसके साथ में जाकर के अभिक्रिया कर देगा तो बन जाएगा NaCl और H2 गैस हो जाएगा। हाइड्रोजन के कितने 2, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाती है। अब इसके रूप में ये रख दिया गया है, ठीक है। अब इसके रूप में ये रख दिया गया तो कैसे बनेगा, चाहे आप इस पर भी रख सकते हैं, लेकिन यह जो है बैलेंस नहीं होगा, बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो इसके रूप में इसको हटा करके सोडियम तो है, इसके साथ में H2SO4 की हम अभिक्रिया कर देते हैं, किसकी H2SO4 की अभिक्रिया कर देते हैं। तो अब सोडियम के साथ H2SO4 की अभिक्रिया करने पर, तो अब इसकी अभिक्रिया कीजिए, सोडियम के साथ में H2SO4 की अभिक्रिया किया जाए तो यह बनेगा NaSO4, क्या बनेगा NaSO4 बनेगा प्लस H2 बनेगा, यह क्या है गैस है। फिर इसके साथ में मैग्नीशियम के साथ Mg के साथ हम HCl की अभिक्रिया कर देते हैं, Mg प्लस HCl की अभिक्रिया कर देंगे। तो अब यहां पर देखिए, ठीक है, अब यहां पर हम अभिक्रिया कर देंगे तो अब क्या प्राप्त होगा देखिए, अब मैग्नीशियम का +2 होता है, H का 1+ होता है, Cl का -1 होता है। इसी तरह सोडियम का भी +1 होता है, H1 +1 होता है, SO4 में -2 हो जाता है तो यहाँ पर 2 है, Na2SO4 बन जाएगा। फिर यहाँ पर सोडियम सल्फेट हो जाएगा। अब यहाँ पर यह देखना है हाइड्रोजन के प्रतिक्रियाशीलता, तो यह दोनों में हम क्या करेंगे, देखिए इसको बनाने का एक साधारण फार्मूला कैसे है, तो Mg है और क्या है Cl है, Mg का +2 होता है, Cl का -1 होता है। तो यह भी इस पर हम क्या करेंगे, ऐसे आपको एक लगाना है तिर्यक, यानी कि इसको हम कहते हैं विकर्ण। विकर्ण इसलिए लगाया जाता है जिसकी संयोजकता दोनों के क्रॉस के रूप में रखी जाती है बदल करके। तो अब यहाँ पर Mg हो जाएगा और यहाँ पर Cl हो जाएगा। Cl का देखिए कितनी संयोजकता है -1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और मैग्नीशियम पर कितनी है 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। और फिर इन दोनों को आपस में क्या करें मिला देंगे तो MgCl2 बन जाएगा। अब यहीं पर ये रखा जाएगा, क्या रखा जाएगा MgCl2 प्लस हाइड्रोजन H2 हो जाएगा, क्लोरीन भी 2 हाइड्रोजन भी 2। अब इसमें से यहां पर हम 2 कर देंगे तो यह प्राप्त हो जाएगा। फिर इसी तरह से हमारा है किसके साथ में, मान लीजिए जिंक के साथ में H2SO4 का हम अभिक्रिया करते हैं, जिंक प्लस H2SO4 की अभिक्रिया करेंगे तो यह बन जाएगा ZnSO4 प्लस H2 बन जाएगा, यह भी हो जाएगा। अब यह क्या है, यह लवण है और यह हाइड्रोजन गैस बन रहा है। फिर इसके बाद में फेरस के साथ में हम कर देते हैं Fe प्लस HCl के साथ में, तो यह बन जाएगा FeCl, और फिर इसका बन जाएगा FeCl2 हो जाएगा। फिर यहां से हाइड्रोजन गैस उड़ जाएगा, 2 हो जाएगा, इसके साथ में यह अभिक्रिया करने लगती है। हमेशा इसकी संयोजकता के रूप में रखिए, किसके रूप में, संयोजकता के रूप में रखेंगे तो यह आपको प्राप्त होगा। समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब हम दूसरे की बात करेंगे, धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट का अभिक्रिया, इसकी बात करेंगे। देखिए दिया गया है, दूसरा है यहां पर धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बोनेट का, कार्बोनेट का अम्ल से अभिक्रिया, अम्ल से अभिक्रिया, अभिक्रिया यह दिया है आपको। अब इसमें कह रहा है कि धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट का अम्ल से अभिक्रिया, कहा जाता है कि धातु कार्बोनेट के साथ यदि हम अम्ल की अभिक्रिया करते हैं तो लवण, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। तो यही लिखना है इसकी धातु
कार्बोनेट के साथ, धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया करने पर, अम्ल की अभिक्रिया करने पर, अभिक्रिया करने पर, धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया करने पर लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनते हैं, जल बनते हैं। तो अब धातु यानी कि धातु कार्बोनेट क्या हो जाएगा, धातु कार्बोनेट, सूत्र बना देते हैं, धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल की अभिक्रिया, तो क्या प्राप्त होंगे, आपको प्राप्त हो रहे हैं लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्राप्त हो रहे हैं। ये हो जाएगा आपका, ये बन गया पहला स्टेप। क्या हो गया, पहला स्टेप। अब कह रहा है कि धातु कार्बोनेट तथा अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्राप्त होते हैं। फिर इसके बाद कहा गया है कि हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, किसके साथ, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया करने पर, ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया करने पर, अम्ल की अभिक्रिया करने पर, अभिक्रिया करने पर लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनते हैं, जल बनते हैं। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, यहां पर हो जाएगा हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल हो जाएगा, इसके साथ में हम अभिक्रिया कराते हैं तो यह प्राप्त होता है लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होते हैं। यह बन गया दूसरे का। अब देखिए हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ और धातु कार्बोनेट के साथ ये अभिक्रिया करने पर क्या प्राप्त हो रहे हैं, जल, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त हो रहे हैं। ये हो गया आपका धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल से अभिक्रिया। देखिए इसमें धातु कार्बोनेट होता है, जो धातु है, जितने भी ये धातु दिए गए थे, सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, फेरस, इसके साथ जितने भी धातु दिए गए हैं उसके साथ में आपको मिलाने हैं क्या, कार्बोनेट, यानी कि CO3, CO3 कार्बोनेट का होता है, CO3 होता है। इसके साथ में हम अब अभिक्रिया करेंगे। देखिए अभिक्रिया कैसे होती है। अब कह दिया गया है कि अभिक्रिया में जैसे सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ NaCO3 के साथ हम HCl की अभिक्रिया करते हैं, यानी कि सोडियम कार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, तो सीधे कहा जाएगा कि इसमें NaCl क्या हो जाएगा, NaCl प्लस क्या प्राप्त हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त हो रहे हैं। तो यहां पर हो जाएगा CO2 प्लस H2O प्राप्त हो रहे हैं। बैलेंस कर लीजिए, देखिए Na कितना 1 है, Cl कितना 1 है, कार्बन देखिए कितना है 1 2 है, तो यहाँ पर C एक ही है
और यहाँ पर एक सी है तो यहाँ पर भी एक सी हो गया। ऑक्सीजन दो 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 हो गया, और दो, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 3 है, 2 और 1 3 हो गए। ये बैलेंस किया जाता है ऐसे, उसको गिन करके दोनों पक्षों में बैलेंस देखना रहता है। यदि बैलेंस नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, फिर उसको आप लोग को बढ़ाना पड़ेगा कि 2 गो कि 3 गो कि 4 गो कि 5 गो कितना होगा, उसको रखना पड़ेगा। फिर इसके साथ में एक और है अभिक्रिया, कैल्शियम कार्बोनेट रखा गया है CaCO3 के साथ में। कह दिया गया है कि HCl की अभिक्रिया करने पर, किसकी, HCl की अभिक्रिया करने पर। तो अब यहां से इसको बैलेंस कर लेंगे तो हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बढ़ाएंगे तो सही हो जाएगा। अब देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया करने पर क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होगा। क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होगा। CaCl2 हो जाएगा, CaCl2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और जल की प्राप्ति होती है। अब इसको भी बैलेंस देख लीजिए, क्लोरीन कितना है, 2 है, क्लोरीन 1 है, तो यहाँ पर बढ़ा देंगे तो आपका बराबर हो जाएगा। फिर इसके साथ में ही कहा गया है कि हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसके हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि कह दिया गया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में अब कह दिया गया है कि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया करने पर क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर NaCl प्राप्त होगा, NaCl प्राप्त होगा, NaCl प्राप्त हो जाएगा। यहां से एगो हाइड्रोजन, दूगो हाइड्रोजन, यानी कि कार्बन को पहले देखिए, एगो दूगो यहां से निकल जाएगा, CO2 हो जाएगा, एगो दूगो हो जाएगा, H2O हो जाएगा। बैलेंस है, देख लीजिए, हाँ बैलेंस है। इसी तरह से ये क्या है, धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर ये प्राप्त हो जाते हैं, ये अभिक्रिया हो जाएगी। अब इसी में आ जाता है, जैसे प्रश्न कहता है कि क्या होता है जब, क्या होता है जब कि सोडियम यानी कि धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है। ऐसे ही आपको इतना ही लिख करके छोड़ देगा, इसके आगे डॉट 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 देख करके पूछ देगा कि जब उसका सूत्र बनाते जानेंगे तभी तो होगा, जब तक सूत्र नहीं बनाएंगे तब तक प्राप्त नहीं होगा। अब इसके बाद हम तीसरा पढ़ेंगे, धातु ऑक्साइड से अम्ल की अभिक्रिया। किसके साथ में, धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया। देखिए, धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया, धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया। धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया। अब धातु ऑक्साइड के साथ हम अम्ल की यानी कि क्षारीय ऑक्साइडों का अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, लवण और जल प्राप्त होते हैं। देखिए, कहा जाता है कि अम्ल कुछ धातु ऑक्साइड, अम्ल कुछ धातु ऑक्साइड यानी कि क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में क्षारीय ऑक्साइडों, क्षारीय ऑक्साइडों, ऑक्साइडों के साथ अम्ल की अभिक्रिया करने पर, अम्ल की अभिक्रिया करने पर, अभिक्रिया करने पर लवण तथा जल बनते हैं, जल बनते हैं। तो अब बन जाएगा
अब यहां पर किसके साथ में, ठीक है, अब यहां पर हो जाएगा धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड के साथ में हम अम्ल की अभिक्रिया करेंगे, किसकी, अम्ल की। तो क्या प्राप्त होंगे, अब इसमें प्राप्त होंगे लवण और क्या प्राप्त होंगे, जल। ये इसका ये फार्मूला बन गया। ये चीज एकदम याद रखनी है, बस इतना याद रहेगा तो आप इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं। अगर नहीं याद रहेगा तो इसकी परिभाषा नहीं लिख पाएंगे। तो इसमें कहा जा रहा है कि अब धातु ऑक्साइड, अब धातु ऑक्साइड MgO के साथ में HCl की अभिक्रिया करने पर, NO सोडियम ऑक्साइड के साथ में H2SO4 की अभिक्रिया करने पर, अब सभी के साथ में हमें अम्ल की अभिक्रिया करनी है। अब किसके साथ में किसकी अभिक्रिया होती है, तो अब इस अभिक्रिया के रूप में आपको दर्शानी है। कह दिया गया है कि MgO, यानी कि जैसे में कह दिया गया कि MgO, ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ में HCl की अभिक्रिया करने पर, ठीक है, HCl की अभिक्रिया करने पर अब यहां से कह रहा है कि लवण बनेंगे और जल बनेंगे। लवण बना दीजिए, MgCl2 हो जाएगा प्लस, यहां से हो जाएगा H2O, हाइड्रोजन दुगो, Cl दुगो, यहां पर दुगो हो जाएगा। आपको पहले ही बता दिए हैं कि कैसे रासायनिक ये क्रिया बनते हैं, तो आप जानते ही हैं कि Mg है और Cl है, इसकी संयोजकता 2 होती है, यानी कि Mg, ऐसे समझ लीजिए Mg का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 होता है, 2 8 2 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। Cl का 17 होता है, तो 2 8 और 7 हो जाएगा। इसके लास्ट वाली कक्षक में 7, तो इसके 8 - 7 करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। फिर इसके साथ में हम लगाते हैं इसका विकर्ण का रूप, यहाँ पर हो जाएगा Mg, यहाँ पर हो जाएगा Cl। विकर्ण के रूप में जिसकी जितनी संयोजकता दी रहती है उसकी संयोजकता वहां रखते हैं, तो यह बन जाता है MgCl2 बनता है। तो MgCl2 बन जाता है, तो यही यहाँ पर रखा गया है MgCl2 प्लस, जो बचा है दोनों को संयोग कर दिए हैं, H2O हो गया। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन 1 था, यहाँ पर हाइड्रोजन 2, तो यहाँ 2 कर दिए हैं, ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन हो गया। ये हो गया आपका मैग्नीशियम क्लोराइड और जल की बन गया, ये लवण हो गया और ये क्या हो गया, जल हो गया। फिर इसके बाद है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO प्लस HCl के साथ में बनाएंगे, तो यह बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड और क्या बनेगा, जल बन जाएगा। अब यहां पर भी 2 हो जाएगा। फिर इसके साथ में MgO के साथ में H2SO4, MgO प्लस H2SO4 के साथ में अभिक्रिया कर देते हैं, तो यह मैग्नीशियम सल्फेट बन जाता है, MgSO4 और प्लस यहां से बन जाएगा H2O बन जाएगा। ये बन गया आपके धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया, धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया। अब इसकी बात करेंगे हम उपयोग की। उपयोग में इसका अम्ल का उपयोग कहां कहां किया जाता है, जैसे अम्ल का उपयोग है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, अम्ल का उपयोग में सल्फ्यूरिक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल का, फिर इसके बाद एसिटिक अम्ल का, फिर इसके बाद फार्मिक अम्ल का, फिर इसके बाद है ऑक्जेलिक अम्ल का, फिर बेंजोनोइक अम्ल का। इन सब का प्रयोग कहां कहां किए जाते हैं और किसके रूप में किए जाते हैं। जब इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल दिया है, सल्फ्यूरिक अम्ल का हम प्रयोग पेट्रोलियम के शोधन तथा संचायक बैटरियों में करते हैं। फिर इसके बाद है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग हम करते हैं उर्वरक तथा विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में, फोटोग्राफी में, चाहे इसको हम सोरे का अम्ल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सोरे का अम्ल कहा जाता है। और यह अम्ल राज बनाने में किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का किस में प्रयोग किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल का सोरे बनाने में किया जाता है। फिर सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या कहा जाता है, रसायनों का राजा कहा जाता है या अम्लों का राजा कहा जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका के निर्माण में किया जाता है, एसिटिक अम्ल का सिरका के निर्माण में किया जाता है। फिर इसके बाद है फार्मिक अम्ल, क्या है, फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल का
फलों के संरक्षण तथा रबर स्कंदन में या चमड़ा काटने पर किया जाता है। तो फार्मिक अम्ल जो होता है यह क्या है, एसिटिक अम्ल का होता है। क्या होता है, एसिटिक अम्ल के रूप में होता है। अब एसिटिक अम्ल आपको पढ़नी है, एसिटिक अम्ल किसमें किसमें पाए भी जाते हैं। फिर इसके बाद है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल फोटोग्राफी में कपड़े पर स्याही के धब्बे को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और बेंजोइक अम्ल दवा एवं खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। अब इसमें बात करेंगे हम अम्ल की, यानी कि अम्ल में अब यहां पर निर्माण किया गया है कि अम्ल किस प्रकार के, यानी कि किसमें अम्ल पाए जाते हैं। तो अम्ल, कुछ प्रमुख अम्ल पढ़ेंगे हम। देखिए अम्ल में अब कुछ प्रमुख अम्ल है कि आपको कहा जाता है कि नींबू में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, इसके रूप में हम बात करेंगे। जैसे दिया गया है कुछ प्रमुख अम्ल, कुछ प्रमुख अम्ल हो जाएगा, कुछ प्रमुख अम्ल हो गया। तो एक तरफ नाम रहेगा प्राकृतिक स्रोत, ठीक है। एक तरफ नाम रहेगा अम्ल, यानी कि प्राकृतिक स्रोत या कहते हैं पदार्थ। देखिए इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे नींबू संतरा अंगूर की। किसकी, नींबू संतरा अंगूर। इसमें किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं, तो इसमें साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं, साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। फिर इसके बाद है दूसरा, अब नींबू संतरा अंगूर में साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। सिरका आचार, ठीक है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा, एसिटिक अम्ल। सिरका, आचार और फल कुछ होते हैं, फलों में कौन सा, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। फिर इसके बाद है इमली कच्चा आम, इमली कच्चा आम, इसमें पाए जाते हैं कौन सा अम्ल, टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है टमाटर में पाए जाते हैं ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल। फिर इसके बाद दिया गया है कि दही दूध में पाए जाते हैं लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है सेव में मैलिक अम्ल पाए जाते हैं, सेव में मैलिक अम्ल पाए जाते हैं। फिर इसके बाद है आपका पेय पदार्थ या सोडा वाटर में, पेय पदार्थ सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसमें पाया जाता है आपका कार्बनिक अम्ल पाया जाता है, कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। फिर इसके बाद चींटी काटने आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl। फिर कहा जाता है कि चींटी काटने पर कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। फिर इसके बाद कह रहा है कि गेहूं में ग्लूटेनिक अम्ल पाया जाता है। गेहूं में किस प्रकार के अम्ल पाया जाता है, इसमें ग्लूटेमिक अम्ल पाया जाता है, ग्लूटेमिक अम्ल पाया जाता है, ग्लूटेमिक अम्ल पाया जाता है। फिर इसके बाद कह रहा है घास तेल मूत्र में
घास तेल मूत्र में, घास तेल मूत्र में पाया जाता है बेंजोइक अम्ल। क्या पाया जाता है? बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। ये हो गया आपके अम्ल। इसमें से भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, और इसी के आधार पर आपको ये मैंने पूरा अम्ल का पढ़ा दिया। फिर इसके बाद हम आप लोग को एक वीडियो देंगे एक और, जिसका नाम है क्षार। क्षार के बाद पढ़ाएंगे लवण। लवण के बाद पढ़ाएंगे पीएच स्केल यानी कि पीएच मान। तो आप लोग को ऐसे ही वीडियो मिलता रहेगा, और आप अपना नोट्स भी बनाते रहिए, और इस साल जो परीक्षा देना है उसकी भी तैयारी करते रहिए। मेरा यही आप लोग से संभावना है, और मुझे यही प्रतीत हो रहा है कि आप लोग को बहुत से अच्छे आपको प्रोवाइड नोट्स किए जाएं, वीडियो प्रोवाइड किए जाएं, और अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए, और अच्छे से नाम अपना बनाइए, और अपने भविष्य की निर्माण कीजिए। और आपके भविष्य की मैं उज्जवल भविष्य की आपकी कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को लाइक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।